अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सियदरी एकेडमी और आज हम लोग क्लास 12th के होम्योस्टेसिस के लास्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसके अंदर हम लोग थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन डिस्कस करने वाले हैं। इससे कबल इस चैप्टर की तमाम लेक्चर्स हो चुके हैं। उसके अलावा सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर्स वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। फिर उसके बाद आगे के लेक्चर्स भी कंटिन्यू होंगे। उसके अलावा एक चीज़ ये कि एमडीकेट प्रिपरेशन के हवाले से कुछ वीडियोस यहाँ पर भी अपलोड होगी, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एक अलग से चैनल मैंने बनाया है जहाँ पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस को पोस्ट करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस चैनल के बनाने का मकसद यही है कि तमाम वीडियोस आपको तरतीब के साथ वहाँ पर एमडीकेट से रिलेटेड ही मिले, जिसमें एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे और उसके अलावा टॉपिक्स को भी एमडीकेट के लेवल के अकॉर्डिंग ही जो है वो सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर भी है, इंटरव्यू और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो काफ़ी मिक्सअप हो जाता है, तो आपको ढूंढने में भी परेशानी होगी। तो वो एक प्योर इंडिपेंडेंट चैनल सिर्फ एमडीकेट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें, तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर का मेंटेन होना। और यहाँ टेम्परेचर किसके अंदर मेंटेन हो रहा है? इंसानों के अंदर। अगर हम बात करेंगे तो इंसान अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, तो लिखा हुआ है ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट सुटेबल लिमिट। इंसानों की बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो उसकी सूटेबल लिमिट पर रहता है। और एक इंसान की सूटेबल लिमिट कितनी होती है? 37 सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हम जाते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। तो ये हमारे पास हमारा टेम्परेचर 37 सेल्सियस पर ही रहता है। अब 37 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए या 37 सेल्सियस से कम टेम्परेचर ना हो जाए, तो उसके लिए क्या होगा? तो लिखा हुआ है उस हवाले से, वी आर एडाप्टेड सम बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू एडजस्ट टेम्परेचर इन कोल्ड एंड हॉट इन्वायरमेंट। तो हम लोगों ने एक ऐसा तरीक़ेकार अपनाया हुआ है बिहेवियर के तौर पर भी और फिजियोलॉजिकल तरीके से भी। बिहेवियर के तौर पर हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे गर्मियों के अंदर जो हमारे पास बारीक से होंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, ताकि ज़्यादा रोशनी हमारे पास नहीं पहुँचे, ज़्यादा गर्मी हमारे पास ना पहुँचे। उसके अलावा हम लोग ठंडी जगहों पे जाएँगे, दरख्त के नीचे बैठ जाएँगे, तो हम कुछ ये बिहेवियरल तरीके कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी खुद से कुछ तरीके अपनाएगी, ताकि उन तरीकों के ज़रिए से हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। यहाँ लिखा हुआ है कि थर्मोजेनेसिस इन कोल्ड। थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट को खुद से बनाना कोल्ड के अंदर। थर्मो का मतलब होता है हीट, जेनेसिस का मतलब है बनाना। सर्दी होती है तो हमारी बॉडी हीट डेवलप करती है, बनाती है, तो इसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है, थर्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ब्रेन का जो पार्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हमें मालूम है फोर ब्रेन सामने वाला हिस्सा, उस फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है, सेरिब्रम के नीचे थैलेमस आता है, और थैलेमस के नीचे जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपो लफ्ज नीचे को ज़ाहिर करता है, थैलेमस का नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वो पार्ट होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। आगे मजीद इस हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा हुआ है, विच इज़ कंसिडर्ड एज थर्मोस्टेट। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट कहते हैं। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो हमारी बॉडी में जो पार्ट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है उसे हम थर्मोस्टेट कहेंगे, और उस पार्ट का वैसे नाम होगा हाइपोथैलेमस। और ये जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करके उसे सेट पॉइंट पर लेकर आएगा। सेट पॉइंट जो होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि उससे वो चीज़ तजावुज़ ना करे, उससे वो चीज़ ज़्यादा या कम ना हो। तो टेम्परेचर को सेट पॉइंट पर लेकर आना ये थर्मोस्टेट यानी कि हाइपोथैलेमस का काम है। और सेट पॉइंट टेम्परेचर के लिए कितना होगा? हमने कहा 37 सेल्सियस। मज़ीद लिखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस कैसे काम करेगा? तो लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस डिटेक्ट चेंजेस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस को अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो उसे बॉडी टेम्परेचर का पता होना चाहिए। और हाइपोथैलेमस क्योंकि दिमाग में खोपड़ी में मौजूद है, तो उसे कैसे पता चलेगा? तो हाइपोथैलेमस कई ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में मौजूद रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद हैं, जिनको हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में मौजूद हैं। जैसे भी टेम्परेचर बदलेगा, थर्मो रिसेप्टर्स ये पैगाम पहुंचाएंगे हाइपोथैलेमस को। न्यूरॉन्स के ज़रिए से गर्मी के पैगामात हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेंगे, और फिर हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। लिखा हुआ इन रिसेप्टर्स के बारे में, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में मौजूद हैं, खासतौर पर ये स्किन में मौजूद हैं, और ये टेम्परेचर जैसे चेंज होगा उसके बारे में खबर देंगे हाइपोथैलेमस को। फिर आगे हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करेगा टेम्परेचर को।
आगे मजीद इसको एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सराउंडिंग इन्वायरमेंट बिकम हॉट, अगर बाहर की इन्वायरमेंट गर्म हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर अ पर्सन डू स्टेनस फिजिकल एक्टिविटी, या कोई इंसान बहुत ही ज्यादा काम कर ले, द हीट प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी एंड रेजेस बॉडी टेम्परेचर अबव सुटेबल लिमिट। अगर इंसान ने कोई काम किया या गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, गर्मी एक जगह होगी तो दूसरी जगह पहुंचती है, तो इस दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सुटेबल लिमिट से सेट पॉइंट से टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये कंडीशन हाइपरथर्मिया कहलवाती है। तो इस कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहेंगे अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा है, अब टेम्परेचर को कंट्रोल करना किसका काम था? हमने कहा टेम्परेचर को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम था। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में लिखा हुआ है आगे, द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड विच कैरीज इट नियर टू द स्किन। जो हीट होगी वो ब्लड में जाएगी और ब्लड हमारे स्किन की तरफ से गुजरेगा। When this elevated body temperature is detected by hypothalamus, स्किन के पास जब हीट पहुंची थी तो वहां रिसेप्टर्स मौजूद थे, उन्होंने जाकर के हाइपोथैलेमस को खबर दे दी। तो हाई टेम्परेचर हुआ है बॉडी का, ये खबर अब हाइपोथैलेमस को पहुंच चुकी है। आगे लिखा हुआ है, इट न्यूरोलॉजिकली एक्टिवेट्स द स्वेट ग्लैंड्स टू स्टार्ट सीक्रेशन। तो अब जब हाइपोथैलेमस को पता चला टेम्परेचर बढ़ चुका है, हाइपोथैलेमस कोई ना कोई काम करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। तो हीट को लॉस किया जाएगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा हो चुकी है, टेम्परेचर को लॉस किया जाएगा। टेम्परेचर को लॉस करने के लिए हाइपोथैलेमस जो है वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। हमारी स्किन में, हमारी डर्मिस में स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड जब एक्टिवेट होंगे तो वो अपने पसीने को रिलीज करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो पसीना सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, स्वेट सीक्रेशन होना शुरू हो जाएगी। लिखा हुआ एट द स्किन परस्पायर्स, जब स्किन में से स्वेट निकलेगा, द एवापोरेटिंग स्वेट टेक अवे द बॉडी हीट फ्रॉम द ब्लड इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब पसीना जाएगा तो पसीने के साथ साथ जो है पसीने के एवापोरेट होते हुए जो उसकी हीट होगी वो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो पसीने के जरिए से हीट को लॉस किया जा रहा है। अब जब हमारी बॉडी से वो हीट जा चुकी है तो हमारा ब्लड ठंडा हो चुका है। तो लिखा हुआ है दिस कूल्ड ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड बैक थ्रू द बॉडी टू प्रिवेंट द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम बिकमिंग टू हाई। अब ब्लड को वापसी लिया जाएगा, ठंडे ब्लड को, ताकि वो गर्म ना हो जाए और फिर बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से गर्म हो जाए। मजीद एक और चीज लिखी हुई है कि पसीने के अलावा हमारी बॉडी किस तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो इस सवाल से लिखा हुआ है द ब्लड वेसल्स नियर द स्किन डायलेट इन हॉट कंडीशंस। जो स्किन के पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो चौड़ी हो जाती है, उनका डायमीटर बढ़ा जाता है गर्मियों के अंदर, एंड फैसिलिटेट द मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट अवे फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। और हीट को वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बॉडी के बाहर भेजेंगी। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा होगा तो वो कम ब्लड को लेकर आएगी और ब्लड में हीट मौजूद है। अगर ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हीट को स्किन के पास लेकर आएगी। ज़्यादा स्किन के पास हीट पहुंची, ज़्यादा स्किन के पास ब्लड पहुंचा, तो वो ज़्यादा ही हीट बाहर की तरफ भी जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कौन सा प्रोसेस है? द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का बड़ा हो जाना, ये हमारे पास जो है वेसोडाइलेशन कहलवाएगा। बुक में भी इसके हवाले से तस्वीर बनी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर वाली ये जो लेयर होगी ये कहलवाएगी डर्मिस। इस डर्मिस में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। पहले आप देखेंगे इनका डायमीटर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाद में आप देखेंगे इनका डायमीटर ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जब इनका ज़्यादा डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा, इस वजह से ज़्यादा हीट लॉस होगा। और हीट लॉस कहाँ से होगा? एपिडर्मिस वाले रास्ते से हीट लॉस होना शुरू हो जाएगी। आगे मजीद हम बात करें तो यहाँ हाइपोडर्मिस का लिखा हुआ है थिनिंग ऑफ हाइपोडर्मिस लोअर्स द प्रिस्पायरेशन। अगर हाइपोडर्मिस थिन हो जाएगी तो प्रिस्पायरेशन कम हो जाएगी। प्रिस्पायरेशन का मतलब है ज़्यादा स्वेट का बनना, पसीने का बनना कम होगा अगर हाइपोडर्मिस थिन हो जाएगी। हाइपोडर्मिस हमारी लेयर होती है, स्किन की तीसरी लेयर, स्किन की आखिरी लेयर जिसके अंदर फैट मौजूद होता है। हाइपोडर्मिस जितना थिन होगी मतलब कि उतना ही कम फैट मौजूद होगा, और अगर कम फैट मौजूद होगा तो कम फैट होने की वजह से ये मामला होगा कि हीट जो है वो आसानी बाहर जा भी सकेगी और बाहर से अंदर आ भी सकेगी। अगर बाहर का एनवायरनमेंट ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हीट इस हाइपोडर्मिस से क्रॉस करके हमारी बॉडी में आएगी, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा
और उसके अलावा पसीना भी हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो लिखा हुआ है दिस कंडीशन में लीड टू हीट स्ट्रोक। इस कंडीशन के दौरान हीट स्ट्रोक होगा, यानी हमारी बॉडी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगी टेम्परेचर को और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा और उसके अलावा हीट एक्सर्शन हो जाएगी, यानी कि हीट की वजह से इंसान थक जाएगा। तो ये हीट से इंसान का थक जाना, हीट स्ट्रोक, ये होता है हमारा कंटिन्यूअस हीट में रहना। अगर हम मिसाल के तौर धूप में जा रहे हैं, गर्मियों का सीज़न है, जून जुलाई का मौसम है और हम लोग धूप में बाहर जा रहे हैं और मुसलसल धूप में ही मौजूद हैं, तो इस दौरान हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। हमारी बॉडी में मुसलसल हीट आती रहेगी, प्रेस्पिरेशन उतनी नहीं हो पाएगी और उसके नतीजे में फिर हीट स्ट्रोक का सामना होगा, जो कि डेथली भी हो सकता है। मज़े लिखा हुआ है ह्यूमन कैन आल्सो ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन। इंसान के अंदर हीट ट्रांसफर कंडक्शन के ज़रिए से भी हो सकती है। दूसरा तरीका कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन को हमने ज़िक्र किया था, कंडक्शन का ज़िक्र करते हैं कि कंडक्शन से हीट कैसे ट्रांसफर होगी। तो लिखा हुआ है कंडक्शन मीन्स दैट हीट ट्रांसफर थ्रू सम फिजिकल इंटरेक्शन। अगर हीट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाए, किसी चीज़ को टच करें हीट ट्रांसफर हो जाए, तो ये कंडक्शन कहलवाता है। मिसाल बाहर ज़्यादा हीट है, तो बाहर की हीट हमारी बॉडी में डायरेक्टली इंटर कर जाएगी। तो इसके अंदर फिजिकल इंटरेक्शन भी है। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा, मिसाल ठंडी चीज़ बाहर पड़ी हुई है, आइस जो है वो बाहर पड़ी हुई है, हमने आइस को अपनी स्किन पे रखा, आइस क्योंकि कूल है, हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट है, तो आइस की मदद से हीट हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। आपने देखा होता है कि जब किसी को बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर ठंडे पानी की जो है हमारे पास वो पट्टियाँ वगैरह लगाई जाती है पानी से। अब ठंडा पानी की पट्टियाँ लगाने का मकसद क्या होगा कि कंडक्शन होगा, कि हीट वहाँ से बाहर की तरफ जाना शुरू करेगी। हमारी बॉडी जो है उसके बाहर हीट ट्रेवल करना शुरू होगी, क्योंकि बाहर की तरफ ठंड मौजूद है, अंदर हीट मौजूद है। उसके अलावा लिखा हुआ है दूसरा प्रिकली हीट पाउडर। एक पाउडर स्किन पर लगाया जाएगा, तो उसकी मदद से भी, प्रिकली हीट पाउडर की मदद से बच्चों में आमतौर पे लगाया जाएगा, तो हीट उनकी बॉडी से बाहर जाएगी, रैशेज़ वगैरह उनमें नहीं बनेंगे। तो लिखा हुआ है कि प्रिकली हीट पाउडर या आइस पैक जो है, ये कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये लगेगा तो हीट बाहर जाएगी, ठंड आएगी तो हीट बाहर जाएगी। कन्वेक्शन को हमने पहले डिस्कस किया था, कन्वेक्शन को हमने पहले कैसे डिस्कस किया था, तो आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। कन्वेक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ बॉडी हीट बाय मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द स्किन। हमने कहा था कि स्किन के गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और उन ब्लड वेसल्स में लाज़िमी बात है फ्लूइड मौजूद है। फ्लूइड से जब हीट गुज़र के जाएगी तो वो कन्वेक्शन होता है। तो हमारे ब्लड से जो हीट बाहर की तरफ जा रही है तो वो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन के ज़रिए से भी हमारी बॉडी में से हीट बाहर जाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये दोनों हीट लॉस का सबब बनते हैं। दूसरा लिखा हुआ है व्हेन द बॉडी एक्सपीरियंसेस कोल्ड एनवायरनमेंट। अगर जब ठंडा एनवायरनमेंट होगा, अब क्या होगा, पहले हमने गर्म का जिक्र किया था। ठंडे एनवायरनमेंट में क्या होगा, लिखा हुआ है द बॉडी टेम्परेचर टेंड टू डिक्रीज। बॉडी टेम्परेचर कम होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया, और इसे हम हाइपोथर्मिया कहेंगे। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। टू कंजर्व बॉडी हीट इन हाइपोथर्मिया, perspiration reduces and blood vessels become narrow and carrying blood down to skin, carrying blood low to skin। जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर कम हो चुका है, हमारी बॉडी को हीट की ज़रूरत है लेकिन बाहर ज़्यादा हीट चली चुकी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो चुका है, इस कंडीशन को हमने हाइपोथर्मिया कहा। हाइपोथर्मिया में हम लोग हीट को बचाना चाहेंगे, प्रिस्पिरेशन नहीं होगी, पसीना नहीं निकलेगा। पसीना जा रहा था, गर्मी लेकर जा रहा था, ऑलरेडी बहुत गर्मी जा चुकी है, हम लोग नहीं मज़ीद गर्मी को लॉस करना चाहेंगे। पसीना कम बाहर की तरफ जाएगा, पसीने के कम जाते हुए हीट भी कम जाएगी, या पसीना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, हमारी ब्लड वेसल्स डायमीटर को और छोटा कर देंगी। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर छोटा हो जाएगा तो बहुत ही कम ब्लड स्किन से जाएगा, ब्लड स्किन की तरफ कम जाएगा तो हीट भी कम लॉस होगी, ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में प्रिजर्व रहेगी। इस कंडीशन को वेसो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। वेसो मतलब वेजल्स, कंस्ट्रक्शन मतलब कि उनका कम हो जाना डायमीटर के अंदर। उसके अलावा लिखा हुआ है द सबक्यूटेनियस फैट बिकम थिक। हाइपोडर्मिस में जो फैट मौजूद होगा वो थिक बन जाएगा एंड बिकम एन इंसुलेटिंग लेयर, और वो एक ऐसी लेयर का काम करेगा जो हीट को कंजर्व रखेगी। यानी कि हमारे पास जैसे थर्मोस होता है, थर्मोस के अंदर हम लोग चाय को रख लेते हैं तो वो बाहर की तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि थर्मोस की लेयर जो होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो हीट को ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। तो इसी तरह से फैट अगर ज़्यादा जमा हो जाएगा हमारी स्किन में, हाइपोडर्मिस में, तो वो इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगा और वो हीट को बाहर जाने नहीं देगा। लिखा हुआ टू कंजर्व हीट इन द बॉडी, तो इससे हमारी बॉडी में हीट बची रहेगी। मज़ीद एक चीज़ लिखी हुई है
इन हाइपोथर्मिया जब टेम्परेचर कम होगा, समटाइम बॉडी शिवर्स, और कभी-कभार हमारी बॉडी कम टेम्परेचर में शिवर करेगी। शिवर का मतलब ये होगा कि वो काँपना शुरू करेगी। काँपने से क्या होगा, लिखा हुआ एंड दिस इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल्स जनरेट हीट टू वार्म द बॉडी। जब हमारी बॉडी काँपना शुरू करेगी, काँपने के साथ-साथ हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होगी। मसल्स जब रगड़ेंगे, फ्रिक्शन होगी, इसके नतीजे में हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। आप खुद जब 2 हाथों को आपस में रगड़ेंगे, तो उसमें से भी आपको गर्मी का एहसास महसूस होता है जब उन हाथों को फिर आप स्किन पर लगाएँगे। तो बॉडी के रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होगी और फिर हीट जो है हमारी बॉडी को ये मौजूद रहेगी ताकि हमारी बॉडी में से ज़्यादा हीट लॉस हो चुकी है तो वो गेन भी दोबारा से की जा सके। अगर मिसाल के तौर सर्दियों में हमारी बॉडी काँप रही है, तो ये काँपती रहेगी, यानी कि हमारी बॉडी कोशिश करेगी हीट जनरेट हो। लेकिन अगर हम किसी गर्म जगह पर आग के पास बैठ जाएँगे, हमारी बॉडी काँपना बंद कर देगी क्योंकि आग से हमें हीट मिल रही है, तो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं कि काँप कर अब वो दोबारा से हीट को प्रोड्यूस करे। अब वेसो कंस्ट्रक्शन का एक नुकसान लिखा हुआ है, वो नुकसान क्या है? तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है, द वेसो कंस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हाइपोथर्मिया इंड्यूस रेनल डिस्फंक्शन। अगर हाइपोथर्मिया है हमारे पास, यानी कि हमारी बॉडी में हीट कम हो चुकी है और वेसो कंस्ट्रक्शन उस दौरान हुई हीट को प्रिजर्व रखने के लिए ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो गया। तो अगर कम ब्लड वेसल्स का डायमीटर है, ब्लड तो कम जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी कम ट्रेवल करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स में कम न्यूट्रिएंट्स, कम ऑक्सीजन पहुँचेगी। तो इसी तरह से किडनी के पास भी जब कम ऑक्सीजन पहुँचेंगी, कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगी तो उसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। तो किडनी का फंक्शन खराब होगा इस वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से। और उसके अलावा एक और चीज़ होगी, वो कौन-सी चीज़ होगी? वो होगी हमारे पास एडीएच की कम प्रोड्यूस होने की वजह से। एडीएच कम क्यों प्रोड्यूस होगा? एडीएच का प्रोड्यूस तब होना होता है जब हमारी बॉडी के अंदर पानी कम हो चुका हो और कम पानी को फिर वो एब्ज़ॉर्ब कराने के लिए यूरिन से वो वाटर को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा, यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड बनेगा। यानी हमारी बॉडी में पसीना हुआ था, पानी हमारी बॉडी से लॉस हुआ था, अब हमें पानी वापसी चाहिए, तो हमारा कोलोन जो है वो भी वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब कराएगा और यूरिन में से भी वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी में पसीना प्रोड्यूस नहीं हुआ। पसीना प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत वाटर मौजूद है। तो कोल्ड के अंदर क्या होगा, लिखा हुआ है, कोल्ड डाययूरेसिस ड्यू टू द डिक्रीज़ लेवल ऑफ एडीएच। एडीएच कम प्रोड्यूस हुआ है, तो कोल्ड डाययूरेसिस होगा। दिस डिक्रीज़ लेवल ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन डाइल्यूट यूरिन। क्योंकि एडीएच कम प्रोड्यूस हुआ है, तो इस दौरान पानी ज़्यादा यूरिन में मौजूद है, तो यूरिन जो बनेगा वो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।